हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन फिन वेदास। आज हम जो क्लास देखने वाले हैं वो क्लास होगी बेसिकली कंपनी सेक्रेटरी के एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स के लिए। और मैं पढ़ाऊंगा आज आपको एमसीक्यूज, वो भी चैप्टर जो है लिवरेज के। चैप्टर का नाम है लिवरेज और उसके कुछ एमसीक्यूज मैं आपसे डिस्कस करूंगा जो मुझे लगते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। और उन एमसीक्यूज के बेसिस पे क्या होगा, आपकी रिवीजन हो जाएगी। यहाँ मैं एक चीज़ बच्चों से कहना चाहूँगा कि जिन बच्चों ने लीवरेज चैप्टर की पुरानी क्लासेस देखी हैं उनको तो काफ़ी आसानी होगी इस क्लास में। और अगर जिन्होंने नहीं देखी ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज, कंबाइंड लीवरेज या फिर मैं वर्किंग कैपिटल लीवरेज की बात करूँ तो मैंने 4 वीडियोस डाल रखी हैं, अलग अलग वीडियोस है सेपरेट। मैं लिंक प्रोवाइड कर दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद आपके लिए बड़ा ईजी होगा एमसीक्यू सॉल्व करना। तो डायरेक्ट मैं आता हूँ एमसीक्यूज पे और आइए मूव करते हैं एमसीक्यूज पे। बट थोड़ा कोशिश करूंगा यहाँ पे आपको बेस जो है मैं एक बार दोबारा क्लियर करूंगा। तो जैसे मैंने बताया ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट के है, सीएस एग्जीक्यूटिव के जून और दिसंबर के लिए। ठीक है, आइए जरा एमसीक्यूज देखते हैं हम। सबसे पहला एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉमनली यूज मेजर ऑफ लीवरेज। अब ये कौन सा कॉमनली यूज नहीं है? अपन लोगों ने क्या है, फाइनेंशियल लीवरेज पढ़ा है, बिल्कुल सर पढ़ा है। कंबाइंड लीवरेज बिल्कुल सर पढ़ा है। मैट्रिक्स लीवरेज ये कुछ अलग है, हमने मैट्रिक्स लीवरेज तो नहीं पढ़ा। और अगर फाइनेंशियल लीवरेज की मैं बात करूं और ऑपरेटिंग लीवरेज की और कंबाइंड लीवरेज, ये तो इसकी सेपरेट क्लासेस भी बनी है। वर्किंग कैपिटल भी हमने पढ़ा है, बट सर ये हमने मैट्रिक्स लीवरेज नहीं पढ़ा। तो दोस्तों मैट्रिक्स लीवर क्या होगा, ये मैट्रिक्स लीवरेज ही इसमें हमें टिक करना है। रीजन बीइंग ये कॉमनली यूज लीवरेज नहीं है। अभी मैं इसकी बात नहीं करूंगा मैट्रिक्स लीवरेज क्या होता है, क्योंकि अपने सिलेबस की बात नहीं है। तो इसमें अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आया तो आपको एक चीज याद रखनी है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ये, कि फाइनेंशियल अपन लोगों ने पढ़ा है, कंबाइंड और ऑपरेटिंग लीवरेज हमने देखा है। क्योंकि फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग लीवरेज का जो कॉम्बिनेशन होता है, हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, कंबाइंड लीवरेज आता है। तो इसलिए हमने तीनों पढ़े, बट मैट्रिक्स लीवरेज जो है वो जो है इसमें से जो हमने नहीं स्टडी करा, जो कि कॉमनली यूज नहीं है इस चैप्टर के अंदर। अगला क्वेश्चन है, देयर इज नो ऑपरेटिंग लीवरेज इफ डैश इज नॉट देयर। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जब हम ऑपरेटिंग लीवरेज को पढ़ते हैं तो मैंने आपको बताया था फिक्स्ड कॉस्ट एक ऐसा एलिमेंट है जो ऑपरेटिंग लीवरेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वो फिक्स्ड कॉस्ट जो होता है एडवांटेज ऐड करता है ऑपरेटिंग लीवरेज को, जिससे क्या होता है, आपकी जो होती है ऑपरेटिंग इनकम जो होती है वो बढ़ जाती है। तो इसमें ऑप्शंस हैं सेल्स, ईपीएस दैट इज अर्निंग पर शेयर, प्रॉफिट एंड योर फिक्स कॉस्ट। तो आंसर जैसे कि मैंने आपको बताया, इसका आंसर क्या होगा, दैट इज फिक्स कॉस्ट। तो ऑपरेटिंग लीवरेज जो है वो किसके साथ, मतलब कौन सा एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है ऑपरेटिंग लीवरेज को डिटरमाइन करने के लिए, एंड दैट इज फिक्स कॉस्ट। तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार थोड़ा अपना क्या करते हैं, हम एक बार रिवीजन करते हैं, दोबारा से समझते हैं, पूरी हायरार्की में समझाता हूं, यहां से हम फॉर्मूले देखते हैं डिराइव करके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज जो हमने पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी, सेल्स। कोई भी कंपनी सबसे पहले क्या करती है, सेल्स करती है। ठीक है, आपने कितना रेवेन्यू जनरेट करा, आपने कितना रेवेन्यू जनरेट करा, कितनी आपकी सेल्स है, उस सेल्स फिगर में से जब मैं माइनस करता था उस चीज को हम बोलते थे वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, जो वॉल्यूम के हिसाब से चेंज होती है कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट क्या होती है, वो कॉस्ट जो वॉल्यूम के हिसाब से चेंज नहीं होती, जो फिक्स्ड ही रहती है। अगर आपकी सेल बढ़ेगी तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट प्रोपोर्शनेटली बढ़ती है। तो सब मैं सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करता हूं तो मेरा क्या आता है, मेरा आता है कंट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं हम इसको, कंट्रीब्यूशन। वो सेल्स का पार्ट जो वेरिएबल कॉस्ट के माइनस करने के बाद आता है उसको हम बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। अब जब मैं कंट्रीब्यूशन में से सेल्स का अगला हिस्सा, मतलब कॉस्ट का अगला हिस्सा जो फिक्स कॉस्ट है, कॉस्ट दो तरीके की, वेरिएबल और फिक्स। अब मैं फिक्स को जब माइनस करूंगा इसके अंदर से, जो अब मेरी फिगर निकल के आएगी उसको मैं बोलता हूं सर जी ऑपरेटिंग इनकम, मेरे बिजनेस से होने वाली इनकम, या मैं इसको बोलता हूं ईबीआईटी, डेट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। मतलब मुझे जो अर्निंग हुई है ना सर यहाँ पे, वो मुझे इंटरेस्ट और टैक्स से पहले वाली अर्निंग की मैं बात कर रहा हूं। अब जब मैं इसमें से फर्दर अपने इंटरेस्ट को माइनस करूंगा, तो इंटरेस्ट को माइनस कर दिया, आपने कुछ लोन लिया, आपने कुछ बॉन्ड डिवेंचर, तो वो वाला सारा इंटरेस्ट मैं यहाँ से माइनस कर दूंगा। तो जो आएगी मेरी फिगर उसको मैं बोलूंगा ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स। ठीक है, या इसको पीबीटी कह सकते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिख लेते हैं, पीबीटी भी बोल सकते हैं, जनरली ईबीटी बोलते हैं। अब इसमें से जब मैंने टैक्स की फिगर जिस रेट पे भी, ठीक है, सपोज 25%, 30% जो सी टैक्सेशन एप्लीकेबल है, वो माइनस करने के बाद यहां से टैक्स
मेरा क्या फिगर आएगी, डेट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसको मैं बोलता हूं अपनी नेट इनकम। जी हाँ, ये है नेट इनकम। दोस्तों यहाँ पे नेट इनकम निकलने के बाद फिर आगे अभी यूज करने की जरूरत नहीं है हमें। इसमें क्या होता है, प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करोगे, फिर अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर आ जाएगी। उस अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर को टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स जो हमारे हैं उनसे डिवाइड करता हूं, तो मेरा वर्ड जो आता है डेट इज कॉल्ड ईपीएस, डेट इज अर्निंग पर शेयर। ठीक है, चलिए मैं ये भी लिख देता हूं। लिखे, जब हम माइनस करते हैं यहाँ पे प्रेफरेंस डिविडेंड को, ठीक है, हमने प्रेफरेंस डिविडेंड को जी यहां माइनस कर दिया, तो ये आ गई अर्निंग्स अवेलेबल, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, ESH, दैट इज इक्विटी शेयर होल्डर। अब मैं इनको डिवाइड करूंगा टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग। अब जब मैं इनको इससे डिवाइड करूंगा, जो मेरी फिगर आएगी डेट इज अर्निंग पर शेयर, डेट इज ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। ठीक है, ये फिगर क्या आ गई, ईपीएस। तो ये पूरा प्रोसेस है। ठीक है, सेल से लेके ईपीएस तक की जर्नी मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। अब इससे फॉर्मूला कैसे निकलता है, देखिए सबसे पहला फॉर्मूला आता है डेट इज ऑपरेटिंग लीवरेज, जो कि मैंने आपको बताया किससे रिलेटेड होता है, फिक्स कॉस्ट एलिमेंट से। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। मतलब कंट्रीब्यूशन सबसे ऊपर है, व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। ठीक है, इसमें एक एलिमेंट बीच में आया, कौन सा, फिक्स कॉस्ट। तो कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी इज बेसिकली ऑपरेटिंग लीवरेज। लेट्स मूव ऑन टू फाइनेंशियल लीवरेज। फाइनेंशियल लीवरेज, वहीं पे फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला होता है ईबीआईटी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय योर ईबीटी इज बेसिकली व्हाट इज योर फाइनेंशियल लीवरेज। एंड कंबाइंड लीवरेज, इन दोनों का जो होता है मल्टीप्लिकेशन होता है। मैंने क्या, कंबाइंड लीवरेज इज व्हाट, ऑपरेटिंग लीवरेज को जब मैं फाइनेंशियल लीवरेज से मल्टीप्लाई करता हूं तो कंबाइंड लीवरेज आता है। अगर हम दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी इनटू ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, ईबीटी आपस में कट जाएगा, तो सर बचेगा क्या, सर बचेगा मेरा, एक सेकेंड, सर बचेगा मेरा कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी। क्योंकि ईबीआईटी दोस्तों क्या होगा, अगर हम देखें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो कट जाएगा, तो बचेगा क्या, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी। तो ये चीजें हैं। अच्छा, ऑपरेटिंग लीवरेज को जिस मैं फॉर्मूले से कैलकुलेट करता हूँ, इस चीज पूरी डिग्री को क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज तरीके को, और इसको बोलते हैं हम डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, इसको बोलेंगे हम डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज। ठीक है, तो जनरली डीओएल डॉल की जो बात होती है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज की। तो आई होप ये फॉर्मूलेज हैं, ये फॉर्मूले हमारे यूज होंगे। ठीक है, आइए एक बार दोबारा एमसीक्यू की तरफ मूव करते हैं। तो हमने क्या सीखा, देयर इज नो ऑपरेटिंग लीवरेज इफ फिक्स्ड कॉस्ट इज नॉट देयर। थर्ड इज ईबीआईटी कैन आल्सो बी सेड एज ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ए, बी फंड्स प्रोवाइडेड बाय बिजनेस ऑपरेशन, सी नेट इनकम, डी अर्निंग बिफोर टैक्स। अभी हम लोगों ने, मैंने क्या बताया था, ईबीआईटी क्या होता है, ऑपरेटिंग इनकम। तो आंसर इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है, बहुत सिंपल था। फोर्थ है अ फर्म्स डीओटीएल, दैट इज डिग्री ऑफ total leverage, degree of total leverage is equal to its degree of operating leverage dash its degree of financial leverage। दोस्तों मैंने अभी आपको यहाँ पे क्या बताया था, ये बात कर रहा है टोटल लीवरेज की। ये बात किस चीज की कर रहा है यार, ये बात यहाँ पे कर रहा है कंबाइंड लीवरेज की। और कंबाइंड लीवरेज को बोलता है कि व्हाट इज बेसिकली, मैं ऑपरेटिंग लीवरेज को क्या करूंगा, फाइनेंशियल लीवरेज के साथ डिवाइड करूंगा, प्लस करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, डिवाइड करूंगा, क्या करूंगा मैं, तो आंसर इज मल्टीप्लाइड करूंगा, तभी जाके मेरा क्या आएगा, तभी जाके दोस्तों मेरा आएगा डिग्री ऑफ टोटल लीवरेज या डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज। तो अ फर्म DOTL is equal to its DOL dash its DFL, answer is multiplied. When you multiply degree of operating leverage with the degree of financial leverage, what you get is basically DOTL और degree of combined leverage। दोनों एक ही बातें हैं। DOTL बोल दूं, अगर मैं बोलूं DOTL या फिर डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज, वन ऑफ द सेम थिंग। आगे मूव करते हैं फिफ्थ पे, द इंक्रीज इन फिक्स कॉस्ट विल रिजल्ट इन डैश ऑपरेटिंग लीवरेज। भैया जब मैं फिक्स कॉस्ट को बढ़ा दूंगा तो होगा क्या, ऑटोमेटिकली मेरा ऑपरेटिंग लीवरेज भी यहां बढ़ जाएगा। पढ़ा था हमने क्लास में। तो आंसर इज इंक्रीज इन फिक्स कॉस्ट रिजल्ट इन हाई ऑपरेटिंग लीवरेज। जब आप इंक्रीज करोगे फिक्स कॉस्ट को तो आपको ऑपरेटिंग लीवरेज बढ़ जाएगा। ठीक है, आंसर इज बी, हाई लीवरेज। सो सिक्स्थ इज
Which of the following is the correct formula to calculate the combined leverage when the capital structure consists of preference shares and the equity shares? अब इसमें से क्या फॉर्मूला करेक्ट होगा कैलकुलेट करने का कंबाइंड लीवरेज को? आइए समझते हैं। सबसे पहला है परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल। सेकंड इज कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। ये वाला तो हमें पक्का पता है, अभी हमने यहाँ पे देखा था, यहाँ पे मैंने भी करवाया था ना, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी इनटू ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। तो यही चीज यहाँ पे है। और कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, यहाँ पे ईबीआईटी नहीं होगा, करेक्शन कर लीजिए, यहाँ पे होगा इट इज कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। रीजन बीइंग, रीजन इसका ये है, जब मैं बात करूं परसेंटेज फॉर्मूले की, तो ऑपरेटिंग लीवरेज में फॉर्मूला क्या होता था, डेट इज परसेंटेज। अगर आपको याद हो तो ऑपरेटिंग लीवरेज में हम कहते थे परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। और अगर मैं फाइनेंशियल लीवरेज की बात करूं तो वहां कहते थे परसेंटेज चेंज इन ईबीटी, परसेंटेज चेंज इन ईबीटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। अब इन दोनों को जब मैं करता तो मेरा निकल के क्या आता है, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। तो ये एक तरीका था हमारा कैलकुलेट करने का, तो यहां से हम कैलकुलेट करते थे। या एक बार मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं फॉर्मूला बता देता हूँ आपको, शायद मेरे का करेक्शन करनी है, एक सेकेंड। ये हम बात कर रहे हैं ऑपरेटिंग लीवरेज की, ठीक है। अब ये परसेंटेज फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे था परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, ठीक है। और अगर मैं फाइनेंशियल लीवरेज की बात करूं तो फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला था परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, ठीक है। ये फॉर्मूला था, या मैंने गलत थोड़ा बोल दिया था, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड परसेंटेज इन ईबीआईटी था। अब ईबीआईटी से जो है वो डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर कट जाएंगे। अब बचेगा क्या दोस्तों, बचेगा परसेंटेज चेंज इन, और क्या बचेगा, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, ठीक है। ये फिगर बचेगी। ये फिगर किसकी होगी, फिगर होगी कंबाइंड लीवरेज की। और यही फिगर तो यहाँ पे दे रखी है, क्या दे रखी है यहाँ पे फिगर, फिगर दे रखी है परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइड परसेंटेज। तो मैंने देखा कि पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों के तीनों जो बनते हैं वो तीनों के तीनों कंबाइंड लीवरेज के बनते हैं, ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। तो अलग अलग तरीके हैं कंबाइंड लीवरेज को समझने के, ठीक है। पहले वाला अपना जो फॉर्मूला था याद रखेंगे, पहले वाला फॉर्मूला क्या था, पहले वाला फॉर्मूला था ऑपरेटिंग लीवरेज कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, फाइनेंशियल ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो कंबाइंड लीवरेज है कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। वहीं ऑपरेटिंग लीवरेज से जो कंबाइंड करके आया दैट इज परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। आगे बढ़ते हैं। सेवंथ है डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज कैन बी कैलकुलेटेड बाय, फिर से वही क्वेश्चन आ गया कि आंसर इज योर क्या होगा। मैं चाहता हूं आप ये खुद थोड़ा देखें कि सेल्स डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन इनटू 100, ये तो नहीं है। ईबीआईटी अपॉन सेल्स, ये भी नहीं है। सेल्स डिवाइडेड बाय फिक्स कॉस्ट इनटू 100, ना जी ना। ईबीआईटी प्लस फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। अगर हम इस पॉइंट को ध्यान से देखें दोस्तों, तो ईबीआईटी प्लस फिक्स कॉस्ट ये अपने आप में क्या बनता है, कंट्रीब्यूशन ही तो बनता है। ईबीआईटी डिवाइडेड बाय फिक्स कॉस्ट, यहां देखिए ऊपर आइए, ईबीआईटी, जब मैं ईबीआईटी में फिक्स कॉस्ट को प्लस कर रहा हूं तो मेरा क्या कंट्रीब्यूशन बनेगा, नहीं बनेगा। ईबीआईटी प्लस फिक्स कॉस्ट कंट्रीब्यूशन। ईबीआईटी में से जब इंटरेस्ट माइनस करूंगा तो मेरा क्या आएगा, डेट इज ईबीटी आएगा। तो मेरा फॉर्मूला बनके क्या आ गया, मेरा फॉर्मूला अगर मैं बोल सकता हूं ना इसको कि कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी, यही तो होता है बेटा कंबाइंड लीवरेज। तो आंसर इज डी, दैट इज कंबाइंड लीवरेज इज इक्वल टू ईबीआईटी प्लस फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, जो कि होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी। बहुत सिंपल है फॉर्मूले, बस थोड़ा आपको ध्यान रखने हैं। और आपको दो फॉर्मूले ध्यान रखना है, ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल, वही घूम फिर के कंबाइंड लीवरेज को बना देंगे। विच सिचुएशन रिजल्ट्स इन व्हेन हाई ऑपरेटिंग लीवरेज कंबाइंड विद हाई फाइनेंशियल लीवरेज। अगर हाई ऑपरेटिंग लीवरेज कंबाइंड होगा हाई फाइनेंशियल लीवरेज से तो क्या होगा, ऑब्वियसली बिजनेस जो होगा रिस्की होगा, तो सिचुएशन क्या होगी, रिस्की सिचुएशन होगी। भैया एक तरफ तो आपका फिक्स कॉस्ट बढ़ेगा, दूसरी तरफ आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, तो सिचुएशन तो बिजनेस की रिस्की होगी। अब ये एक थोड़ा ना ट्रिकी क्वेश्चन है, मैं चाहता हूं आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझें, क्योंकि जो ABCD पॉइंट है आंसर इसके बियॉन्ड भी हो सकता है। तो आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। सबसे पहली है लिक्विडिटी मेजर्स लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी ऑफ अ कंसर्न। बिल्कुल आई थिंक ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल ही
रॉन्ग स्टेटमेंट है। लिक्विडिटी का कोई लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी से कोई मतलब नहीं होता, शॉर्ट टर्म की बात होती है। इन्वेंटरी इज अ पार्ट ऑफ लिक्विडिटी एसेट, बिल्कुल नहीं जी, करंट एसेट का पार्ट होता है। फाइनेंशियल लीवरेज रिलेटेड टू बिजनेस, बिल्कुल नहीं, फाइनेंशियल लीवरेज फाइनेंशियल रिस्क से रिलेटेड है, और बिजनेस रिस्क से रिलेटेड जो होती है वो ऑपरेटिंग लीवरेज होती है। द अमाउंट ऑफ ग्रॉस एसेट्स इज इक्वल टू नेट कैपिटल एम्प्लॉयड, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ठीक है। नेट कैपिटल एम्प्लॉयड से इसका कोई भी दूर दराज तक नाता नहीं है, क्योंकि नेट कैपिटल एम्प्लॉयड जो होता है वो बेसिकली होता है टोटल एसेट्स में से जब मैं करंट लायबिलिटीज को माइनस करता हूं, जब मैं अपनी टोटल एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज को माइनस करता हूं तो मेरा आता है नेट कैपिटल एम्प्लॉयड, और एक ग्रॉस एसेट्स के इक्विवेलेंट नहीं होता। तो तीनों के चारों जो स्टेटमेंट है कोई भी करेक्ट नहीं है, तो बात याद रखेंगे। थोड़ा ट्रिकी था क्योंकि मुझे पता है आपका दिमाग इस लास्ट में या आपका इस पहले वाले पॉइंट पे हो सकता है कि आपका कंफ्यूजन रहा। आई होप ये तो बड़े इजी पार्ट थे, क्योंकि सबको पता है कि इन्वेंट्री जो है वो लिक्विडिटी एसेट का पार्ट नहीं है, ना कि फाइनेंशियल लीवरेज बिजनेस से कोई रिलेशन नहीं है। तो इसका आंसर है कोई भी इनमें से स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, नन ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो 10th क्वेश्चन जो है दैट इज डैश इज द फॉर्मूला फॉर परसेंटेज चेंज इन ईपीएस टू द परसेंटेज चेंज इन सेल। अब परसेंटेज चेंज इन ईपीएस टू परसेंटेज चेंज इन सेल्स हमने क्या पढ़ा था, दैट इज बिल्कुल सही, कंबाइंड लीवरेज, ठीक है। दोनों को कंबाइन करके फॉर्मूला आया था ना, ये देखिए यहाँ मैंने क्या बात करी है, ये तो बात करी है परसेंटेज चेंज इन परसेंटेज, दैट इज कंबाइंड लीवरेज, तो यहाँ पे क्या है, दैट इज आंसर इज कंबाइंड लीवरेज। अब 11th आता है द ऑपरेटिंग लीवरेज इंडिकेट्स द इंपैक्ट ऑफ चेंजेस इन सेल्स ऑन। अब ये ऑपरेटिंग लीवरेज जो है ये किस पे इंपैक्ट करता है, चेंज इन नेट इनकम, ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग सेल। आंसर इज ऑपरेटिंग इनकम पे, ऑब्वियस है, ऑपरेटिंग लीवरेज की बात कर रहा है। एंड द फाइनेंशियल लीवरेज ऑफ द कंपनी विल बी डैश इफ द फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस आर हाई ऑन द कंपनी। अगर किसी कंपनी में फिक्स इंटरेस्ट के चार्जेस बढ़ेंगे तो होगा क्या, ऑब्वियसली फाइनेंशियल लीवरेज जो होगी उसकी बढ़ेगी। ये बिल्कुल सिमिलर उसकी तरह जहाँ ऊपर हमने पढ़ा था कि अगर किसी भी कंपनी में हम फिक्स कॉस्ट को इंक्रीज करेंगे तो ऑपरेटिंग लीवरेज बढ़ेगा, अगर मैं इंटरेस्ट को इंक्रीज करूंगा तो फाइनेंशियल लीवरेज बढ़ेगा। 13th आता है लोअर फाइनेंशियल लीवरेज इज रिलेटेड टू द यूज ऑफ एडिशनल, ए वेरिएबल कॉस्ट, बी फिक्स कॉस्ट, सी डेट, और डी इज इक्विटी। तो आंसर इज इक्विटी। मैंने क्यों बोला भाई, देखो ऐसा सिंपल सी फंडे को समझो। अब फाइनेंशियल लीवरेज में मैंने क्यों इस चीज को बोला, रीजन बीइंग जब आपको फंड्स की अवेलेबिलिटी, आपको पैसा चाहिए, दो तरीके से आ सकता है, एक तो आ सकता है डेट से, एक आ सकता है इक्विटी से। अगर मैं डेट से ज्यादा पैसा लूंगा दोस्तों तो क्या होगा, इंटरेस्ट मुझे ज्यादा देना होगा, ज्यादा इंटरेस्ट दूंगा तो क्या होगा, मेरा फाइनेंशियल लीवरेज ज्यादा होगा। मैंने क्या बताया, ज्यादा मैं इंटरेस्ट करूंगा तो फाइनेंशियल लीवरेज बढ़ेगा। तो अगर मैं इक्विटी से पैसा ले लूं और डेट को कम रखूं तो ऑब्वियसली क्या होगा, मेरा फाइनेंशियल लीवरेज कंट्रोल में रहेगा। और यही चीज मुझसे पूछा, लोअर फाइनेंशियल लीवरेज इज रिलेटेड टू यूज ऑफ एडिशनल इक्विटी। डेट होते तो लोअर होगा ही नहीं, बढ़ जाएगा। और वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट से इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट का जो लेना है, खास करके फिक्स कॉस्ट का जो लेना देना है वो ऑपरेटिंग लीवरेज से। मोर ऑपरेटिंग लीवरेज लीड्स टू more business risk, more financial risk, less business risk, less business risk, financial risk। तो आंसर इस सीधा स्ट्रेट अवे देखेंगे, जो आंसर हमें पता है, more business risk। जितना ज्यादा ऑपरेटिंग लीवरेज बढ़ाओगे उतना ज्यादा बिजनेस रिस्क बढ़ जाएगा, जितना ज्यादा फाइनेंशियल रिस्क लीवरेज बढ़ाओगे उतना ज्यादा फाइनेंशियल रिस्क। तो ऑपरेटिंग लीवरेज किससे रिलेटेड होता है, बिजनेस रिस्क से, और फाइनेंशियल लीवरेज किससे रिलेटेड होता है, फाइनेंशियल रिस्क से। आगे 15th है अ फर्म हैज अ डिग्री ऑफ डीएफएल ऑफ 2.5, मतलब डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज कितना है, 2.5। व्हाट डज दैट इंडिकेट्स। अब ये क्या इंडिकेट करता है, फॉर्मूला क्या था डीएफएल का, अगर आपको याद हो, फॉर्मूला था, अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो फॉर्मूला हमने क्या दिखाया था, परसेंटेज चेंज इन, मैंने क्या बताया था, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। तो इसका सही आंसर है दैट इज सी। रीजन, हमें यहाँ अगर मैं 1% चेंज करूंगा अपने ईबीआईटी में, सपोज यहाँ पे अगर 2.5 डीएफएल आ रहा है, इसका मतलब ये है कि सर अगर मैं 1% चेंज करूंगा अपने ईबीआईटी में, 1% चेंज आता है तो वो 2.5% का मेरा ईपीएस पे इंपैक्ट देगा। मतलब अगर मैं ऑपरेटिंग लीवरेज की बात करूं तो ऑपरेटिंग लीवरेज का आंसर ये होता, मतलब अगर मैं 1% सेल में कोई इंक्रीज या कोई डिक्रीज कर रहा हूं तो उसका जो इंपैक्ट आएगा वो कितना आएगा, 2.5% आएगा ईबीआईटी पे। या अगर मैं कह सकता हूं, या इस क्वेश्चन में अगर मैं 10% ईबीआईटी को बढ़ाऊंगा और डीएफएल कितना 2.5, तो उससे क्या होगा, अगर मेरा ईबीआईटी 10% बढ़ा पहली बात,
तो मेरा ईपीएस कितना बढ़ जाएगा, मेरा ईपीएस बढ़ जाएगा 10 इंटू 2.5 डेट इज 25% के करीब मेरा ये बढ़ जाएगा। और अगर मैं इसको कम करूंगा तो ये 25% कम हो जाएगा। ठीक है, ये सिंपल सा लॉजिक है इसके पीछे, 2.5 की बात कर रहे हैं यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। ABC Limited has a falling data, financial leverage 4:1, operating leverage 5:1, interest 3000, variable cost 75 और income tax दे रखा है 45%। कैलकुलेट सेल्स ऑफ दी ABC Limited। आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें करना क्या है, हमें फाइनेंशियल लीवरेज और ऑपरेटिंग लीवरेज दे रखी है। हमें दे रखी है फाइनेंशियल लीवरेज और ऑपरेटिंग लीवरेज। फाइनेंशियल लीवरेज कितनी दे रखी है हमें, डेट इज 4:1 और ऑपरेटिंग 5:1। ये दे रखी है मुझे 4:1 और 5:1। ठीक है, और क्वेश्चन में दे रखा है इंटरेस्ट 3000 का, मुझे इंटरेस्ट दे रखा है 3000 रुपये। ठीक है, और क्या दे रखा है, वेरिएबल 75%, इनकम टैक्स 45। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है 75% और अगर मैं टैक्स की बात करूं, टैक्स मुझे दे रखा है 45%। तो दोस्तों हमें निकालना है सेल्स कितनी होगी। तो सबसे पहले काम करते हैं, लेट, जैसे हम पहले करते थे 11th-12th में, लेट द सेल्स भी एक्स। मैं सेल्स को एक्स मान लेता हूँ फॉर द टाइम भी, कि मैंने एक्स रुपए की सेल करी। मैं इसको लिख लेता हूँ एक्स रुपीस, मैंने एक्स रुपीस की सेल करी। तो फॉर्मूला क्या था, अगर मैं ऑपरेटिंग लीवरेज की बात करूं, ऑपरेटिंग लीवरेज इज व्हाट, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। जब मैं कंट्रीब्यूशन को डिवाइड करूंगा ईबीआईटी से, डेट इज ऑपरेटिंग लीवरेज। और क्वेश्चन में कंट्रीब्यूशन कितना दे रखा है, सर कंट्रीब्यूशन तो दे ही नहीं रखा। अच्छा जी, और ईबीआईटी कितना दे रखा है, सर ईबीआईटी भी नहीं दे रखा। तो ऑपरेटिंग लीवरेज तो सर गिवन है मुझे, ऑपरेटिंग लीवरेज कितना आ रहा है, 5:1 इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। एक सेकंड के लिए ईबीआईटी लिखो। कंट्रीब्यूशन, बेटा कंट्रीब्यूशन क्या होता था, कंट्रीब्यूशन क्या होता था, वेरिएबल कॉस्ट के सेल्स में से माइनस करने के बाद आता था। तो यहाँ पे मुझे वेरिएबल कॉस्ट कितनी दे रखी है, 75। जब मुझे वेरिएबल 75 दे रखी है तो 100% में से जब मैं 75% माइनस करूंगा तो मेरा कितना आएगा, मेरा 0.25 है, 25% ही तो आएगा। तो मेरा कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 25% ऑफ सेल। तो मैं कह सकता हूँ 0.25x। भैया जब वेरिएबल कॉस्ट 75% है तो कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, अगर सेल 100% है, सेल में से 75% माइनस करूँ तो कंट्रीब्यूशन 25% हुआ। और सेल कितनी है, एक्स ले रखी है, तो 0.25x आ गया। तो यहाँ पे ईबीआईटी निकल के कितना आएगा, ईबीआईटी इज इक्वल टू, ईबीआईटी जो आएगा 0.25x डिवाइडेड बाय 5, डेट इज 0.05x। ठीक है, तो आपका ईबीआईटी निकला है। आइए मूव करते हैं फाइनेंशियल लीवरेज की तरफ। फाइनेंशियल लीवरेज क्या होता है, फाइनेंशियल लीवरेज ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी। ठीक है, और मुझे फाइनेंशियल लीवरेज गिवन कितना है, फाइनेंशियल लीवरेज मुझे गिवन है 4:1, मुझे गिवन है 4:1। तो मुझे 4:1 गिवन है और ईबीआईटी मैंने कितना निकाला है, ईबीआईटी मेरा है 0.05x। और ईबीटी कैसे आएगा, ईबीटी आएगा 0.05x में से जब मैं इंटरेस्ट को माइनस कर दूंगा। इंटरेस्ट कितना है मेरा, इंटरेस्ट है 3000। ठीक है, इंटरेस्ट को जब मैं, अभी हमने फॉर्मूले में पढ़ा था ना ऊपर, कि जब मैं ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस करूंगा तभी तो मेरा ईबीटी आएगा, डेट इज अर्निंग बिफोर टैक्स। तो अब आते हैं, कैलकुलेट करते हैं, 4 इंटू 0.05x माइनस 3000 इज इक्वल टू 0.05x। तो 0.05x इधर ले जाता हूं तो मेरा ये हो गया 0.05, ठीक है, इंटू 4 हो गया मेरा 0.2x माइनस योर 12,000। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ ले जाऊँ फिगर को और इसको करें तो हो जाएगा मेरा 0.2 माइनस 0.5, डेट इज 0.15x इज इक्वल टू 12,000 एंड डेट कम्स आउट टू बी 12,000 डिवाइड बाय 0.15, डेट इज 80,000। तो x इज 12,000 को जब मैं डिवाइड करूंगा 0.15 से कितना आएगा, 80,000। तो x क्या है, मेरी सेल्स कितनी आ गई, तो मेरी सेल्स आई डेट इज रुपीज 80,000। आइए देखते हैं, ए फिगर है, हाँ सबसे पहला ए गिवन है मेरा 80,000। तो सेल्स कितनी आ गई, 80,000। तो तरीका क्या था, इसके अंदर एक ट्रिकी पॉइंट ये था कि मुझे अगर वेरिएबल कॉस्ट यहाँ गिवन है 75%, तो मुझे ध्यान होना चाहिए 100% में से अगर मैं 75% को माइनस करूंगा तो 25% जो आएगा वही तो मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। और उस कॉन्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे मैंने कैलकुलेट कर लिया। जस्ट मैंने करा क्या, मैंने सेल्स को जो एक्स लिया उससे सारी चीजें कैलकुलेट करी। आइए मूव करते हैं, कैलकुलेट द ऑपरेटिंग लीवरेज ऑफ XYZ लिमिटेड।
चेंज इन ऑपरेटिंग इनकम 25%, चेंज इन रेवेन्यू 27%, चेंज इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 20%, कैलकुलेट द ऑपरेटिंग लीवरेज ऑफ XYZ लिमिटेड। अच्छा, ऑपरेटिंग लीवरेज निकालना है तो यहाँ पे इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। और ये फॉर्मूला क्या है, ये तो हो गया मेरा सेल्स, ठीक है, ये हो गया मेरा बेसिकली EBIT रेवेन्यू, ठीक है, चेंज इन रेवेन्यू, सॉरी ये मेरा हो गया EBIT, ये हो गया मेरा सेल्स। तो अगर मैं फिगर देखूं तो मेरा कैसे फॉर्मूला क्या था, यहाँ पे मेरा फॉर्मूला था परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। तो परसेंटेज कितना, 25 डिवाइड बाय 27, सीधा सीधा कर लो ना, 25 डिवाइड बाय 27, आंसर इज 0.9259 या 93, 0.93 कर लेता हूँ, 5 के राउंड ऑफ कर लेता हूँ। तो आंसर इज, पहला ही आंसर है 0.93 इसका आंसर है। क्यों, ऑपरेटिंग इनकम मुझे गिवन है डेट इज EBIT, ठीक है, रेवेन्यू मुझे गिवन है डेट इज सेल्स। तो जब मैं परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल करूंगा, 25 को 27 से डिवाइड करूंगा तो आंसर इज 0.93, ठीक है। आइए मूव करते हैं, डेट इज लास्ट क्वेश्चन है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है और इसको इंपॉर्टेंट भी मार्क कर लीजिए, ये काफी क्लैरिटी करेगा। अ फर्म हैज अ सेल ऑफ 75,000, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 42,000 एंड फिक्स कॉस्ट इज, फिक्स कॉस्ट ऑफ कॉस्ट, ये हटा दो, ये हटा दीजिए, डबलिंग हो गई, फिक्स कॉस्ट ऑफ ₹6 lakh, it has a debt of 45 lakh at 9% and equity of the 55 lakh rupees. At what level of sales and EBIT of the firm will be equal to 0? अब ये बोलता है किस लेवल पे, मतलब जो मेरा EBIT है वो 0 किस लेवल पे हो, और वो मेरी सेल मुझे कैलकुलेट करनी है। मुझे जो कैलकुलेट करनी है वो सेल निकालनी है कि सेल का वो क्या लेवल है जहाँ EBIT फर्म का 0 आ जाए। तो ये मुझे इसके अंदर जो है दे रखे हैं बेसिकली पॉइंट्स। देखो यहाँ पे यहीं पे समझाने की कोशिश करता हूँ। इस क्वेश्चन को क्या हम जो है इसको नीचे से चालू करेंगे, क्योंकि हमारे पास एक चीज जो हमें गिवन है वो अगर आपको ध्यान हो तो EBT गिवन है वो है 0, ठीक है। उसने बोला है EBT 0 हो, EBT 0 हो तो वो सेल्स का लेवल निकालना है। तो मैं नीचे से शुरू करता हूँ, EBT अर्निंग बिफोर टैक्स। अब अर्निंग बिफोर टैक्स में से मैं ऐसा इंटरेस्ट माइनस करूंगा, ठीक है, तभी तो मेरा 0 आएगा। तो कितना इंटरेस्ट माइनस करूंगा, अब देखिए इंटरेस्ट कितना है, 45 लाख का 9%, 45 लाख का 9% हो गया मेरा 4,05,000। तो सर 4,05,000 का तो इंटरेस्ट, तो जरूर मेरा जो EBT होगा वो 4,05,000 होगा, तभी तो 4 लाख में से 4,05,000 करके 0 फिगर आएगी। ये पॉइंट क्लियर है। अब EBIT जब मेरा आ गया, अब मुझे इसमें से क्या माइनस करनी पड़ेगी, अब मुझे इसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस करनी पड़ेगी, तब मेरा क्या आएगा, तब मेरा कंट्रीब्यूशन आएगा। इस कंट्रीब्यूशन में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करूंगा तो मेरा सेल्स आएगा। तो ये फिगर अब मुझे निकालनी है। फिक्स कॉस्ट मेरा कितना गिवन है, फिक्स कॉस्ट सर मुझे 6 लाख गिवन है, ये रहा ना 6 लाख, तो फिक्स कॉस्ट मुझे 6 लाख गिवन है। तो 6 लाख और ये कितना हो गया, 6 लाख, इसमें मैं प्लस कर देता हूँ, 10,05,000 हो जाएगा, हो गया 10,05,000 जी, बिल्कुल 10,05,000। अभी रुकते हैं एक सेकेंड यहाँ पे, ठीक है, कंट्रीब्यूशन मैंने निकाल लिया। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, सेल है 75 लाख की, वेरिएबल कॉस्ट है 42। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे सर इसका रेशियो क्या रहा है वेरिएबल कॉस्ट का, वेरिएबल कॉस्ट 42 को सीधा 75 से करके निकालते हैं। मतलब यहाँ पे मैंने क्या बात करी, 42 लाख डिवाइडेड बाय 75 लाख, मैं नॉर्मल ले रहा हूँ, 42 डिवाइडेड बाय 75 लिख देता हूँ, कंफ्यूज, 42 लाख डिवाइडेड बाय 75 लाख, तो 42 डिवाइडेड बाय 75 कम्स आउट टू बी 56%। सर 56% जो है वेरिएबल कॉस्ट है। तो सर कंट्रीब्यूशन कितना हुआ, सर कंट्रीब्यूशन 100% में से 56 माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 44। तो कंट्रीब्यूशन कितना है, 40%। तो सर अगर कंट्रीब्यूशन 40% है और ये फिगर है तो ये 100% कैसे कैलकुलेट होगा। आपको याद होगा इसका तरीका क्या है, इसका तरीका बड़ा सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना, आपको 10,05,000 जो है वो 40% की वैल्यू है, आपको इसको 100% पे लेके आना है। तो बड़ा सिंपल है, 10,05,000 को यूनिटरी मेथड 10,05,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 44 कितना आ गया, ये आ गया मेरा 22,84,091। इसमें से मैं माइनस कर दूं कितना, 22,84,000, मेरी फिगर तो आई गई है माइनस 10 लाख। पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं एक बार, आ गई मेरी फिगर। वेरिएबल कॉस्ट मेरा कितना निकल के आ गया, 12,79,091। तो मेरी फिगर सेल्स की कितनी आ गई, समझ गए ना मैंने क्या बताया। वेरिएबल कॉस्ट मैंने इसकी परसेंटेज पे यहाँ से कैलकुलेट कर लिया। 42 लाख को 75 लाख से डिवाइड करूंगा तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज, 100 में से डिवाइड करा तो मेरा कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज। उस कंट्रीब्यूशन पे मैंने सोचा कि
40% की जब वैल्यू 10 लाख 5,000, तो 100% की क्या सेल्स होगी, तो उस समय वैल्यू कितनी होगी, 22 लाख। और ये 22,84,000 ये फिगर भी है, आंसर इज सी। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस थे, कुछ में थोड़ा सा एप्लीकेशन आपको लगानी है। जैसे ये लास्ट वाला क्वेश्चन है कि हमें रिवर्सल भी जा सकते हैं, तो मेरा मानना ये है आपसे, मैं आपको इतना बताऊंगा कि अगर आपको ये टेबल याद है, खास करके लीवरेज में, ये जर्नी पूरी सेल से लेके आपकी पूरी ईपीएस तक की जर्नी अगर आपको याद है, तो लीवरेज आपके लिए चुटकियों का काम है, कोई भी मुश्किल नहीं है। आपको ऑपरेटिंग लीवरेज समझ आए, फाइनेंशियल लीवरेज समझ आए, दोनों को जोड़ा, कंबाइंड निकल गया, और उसी के ऊपर आपके जो है एमसीक्यूज इंस्टीट्यूट पूछेगा। और मुझे लगा तो मैंने कुछ एमसीक्यूज इसलिए आपसे शेयर करें ताकि वो एमसीक्यूज से आप बेसिकली प्रैक्टिस कर लो, समझ लो कि क्वेश्चन क्या आएगा। अब यहाँ पे बस मैं लास्ट में आपको गुरु मंत्र दूंगा जो मैंने आपको बाकी क्लासेस में दिया। देखो यार, सिंपल सी चीज है, ऑपरेटिंग लीवरेज की जब मैं बात करूंगा तो बात मैं किस चीज की करूंगा, बिजनेस के रिस्क की, और मैं बात करूंगा वहां पे फिक्स्ड कॉस्ट की। जब मैं फाइनेंशियल लीवरेज की बात करूंगा तो हर क्वेश्चन में जनरली इंटरेस्ट की बात कराऊंगा और फाइनेंशियल रिस्क की मैं बात करूंगा। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को जो मैं बनाता हूं उसको बोलते हैं कंबाइंड लीवरेज या टोटल लीवरेज। फिलहाल इसमें वर्किंग कैपिटल लीवरेज का कोई क्वेश्चन नहीं था तो मैंने डिस्कस नहीं करा, वो एक अलग सेगमेंट है, करंट एसेट से रिलेटेड है, वो मेरी क्लास में आप जरूर दे सकते हैं, मैं लिंक शेयर करूंगा। तो ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से मेरा मानना है कि 4 से लेकर 8 तक मार्क्स का क्वेश्चन आपको आ सकता है और बड़ा इजीली आप इसको क्लियर कर सकते हैं। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें जितना हो सकता है, बच्चों का जितना बेनिफिट हो सकता है। मैं आगे भी एमसीक्यूज कोशिश कर रहा हूं और चैप्टर्स के, खास करके कैपिटल बजटिंग, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, सिक्योरिटी एनालिसिस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जैसे चैप्टर्स को मैं समझाऊंगा, उसके बाद उसके एमसीक्यूज भी लेके आऊंगा। एंड आई विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। घर रहें, सेफ रहें। थैंक यू सो मच।